हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल 9 स्टार क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब अच्छे ही होंगे और यही उम्मीद करूंगा मैं भी अच्छा हूं। तो बेसिकली पिछले क्लास में हमने क्या पढ़ा था? वेक्टर को स्टार्ट किया था। और वेक्टर भी किस में स्टार्ट किया था? मैथमेटिकल टूल्स में, यानी कि फिजिक्स में हम मैथ के कुछ टॉपिक्स पढ़ रहे थे, मैथमेटिकल टूल्स। उसमें काफ़ी चीज़ें पढ़ते हम आ गए थे अपने वेक्टर पे। और जो वेक्टर है वो मैथमेटिकल टूल्स का अपना लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम अपना जो है फिजिक्स को 11th के फिजिक्स को स्टार्ट कर देंगे। तो अब अपना जो वेक्टर बचा हुआ है लास्ट में, वेक्टर में हम लोगों ने कुछ चीज़ें जान ली थी, यानी कि बेसिक जैसे कि वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वेक्टर की हमें रिक्वायर क्यों पड़ती है, वेक्टर होता क्या है, वेक्टर के कुछ एंगल्स होते हैं। और ये हमने स्टार्टिंग कहाँ से की थी? वही कि हम यानी कि इसकी रिक्वायर क्यों पड़ती है हमें। एक व्यक्ति है जो कि इस तरह से चलता है, ए से बी जाने में उसको 8 किलोमीटर पर आवर यानी भी 4 मीटर की दूरी तय करता है। इस तरह से एक व्यक्ति है जो 4 मीटर की दूरी तय करने के बाद फिर से वो 2 मीटर की दूरी और तय करता है, यानी कि जो 2 मीटर की दूरी और तय करता है उसको हम यदि इसी डायरेक्शन में जोड़ देते हैं तो वो क्या हो जाएगा? जो इसका डिस्प्लेसमेंट आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा? यानी कि पहले वो 4 मीटर चला था, उसके बाद ये 2 मीटर और चल रहा है, तो 4 + 2 यानी कि 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब यदि मैं कहूँ वही व्यक्ति ए से बी तक जाने में 4 मीटर जाता है और वो फिर बी से वापसी इधर की तरफ आता है, जो सी पॉइंट है वो उसका इधर कहीं पड़ता है 2 मीटर, तो जो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट आएगा, और डिस्प्लेसमेंट आप अच्छी तरह से भली भांति जानते हो, तो ये क्या हो जाएगा? 4 मीटर इधर की तरफ और 2 मीटर इधर की तरफ अपोजिट डायरेक्शन में है। तो ओवरऑल यानी इन दोनों वेक्टर को हम इस तरह से ऐड करें, इन दोनों वेक्टर को ऐड करें तो ओवरऑल क्या निकल के आता है? अपना 2 मीटर निकल के आता है जो डिस्प्लेसमेंट आता है। क्यों आता है? क्योंकि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, ये वाला इधर यदि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव लेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, तो ओवरऑल 4 में से 2 जाएगा, तो वो 2 मीटर डिस्प्लेसमेंट बचेगा। तो मैंने बोला था वहाँ पे कि वही डिस्टेंस तय करने पर हमें 6 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है और वही डिस्टेंस ट्रैवल करने पे हमें 2 मीटर का डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है। तो ये सब किससे फ़र्क पड़ा? ये सब पड़ा, जितना भी अंतर आया किसकी वजह से आया? वो सब आया वेक्टर की वजह से। यहाँ पे क्योंकि वेक्टर क्या है? वेक्टर हमें देता है डायरेक्शन, और यहाँ पे वही डायरेक्शन वाली बात थी। यदि हम दोनों डिस्टेंस सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा आता है। यदि इसमें से कुछ डिस्टेंस इधर की तरफ ट्रेवल करने के बाद कुछ डिस्टेंस अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं तो डिस्प्लेसमेंट कम हो जाता है। यदि इन दोनों डिस्प्लेसमेंट को हम किसी एंगल पे ले लेते हैं, यानी कि 4 किलोमीटर इधर चलते हैं और 2 इधर चलते हैं, तो जो ओवरऑल फिर डिस्प्लेसमेंट आएगा वो कुछ इधर से इधर की तरफ आएगा। डिस्प्लेसमेंट ये आएगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? जो शॉर्टेस्ट पाथ होता है किन्हीं भी 2 पॉइंट्स के बीच का, यानी कि उनको जाने में जो शॉर्टेस्ट पाथ मिलेगा हमको एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, उसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। ये आप अच्छे से जानते हो। तो यहाँ पे ए से बी तक, ये ए है, बी सी, तो ए से सी तक अपना जो शॉर्टेस्ट पाथ है वो ये वाला है। तो जब ये 4 ये 2, तो ये ओवरऑल कितना आ जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, तो ये निकल के आ जाता है अपना डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे कुछ अलग आता है, यहाँ पे कुछ अलग आता है, यहाँ पे कुछ अलग आता है। तो ये सब खेल किसका है? अपने वेक्टर भाई साहब का। देखो सीधी सी बात है, वेक्टर प्रॉब्लम तो क्रिएट करता है, बट प्रॉब्लम्स को जो सॉल्व करता है ना, तो वो अलग ही लेवल का मजा है, वो उसका अलग ही लेवल का मजा है। तो आपको ये चीज़ें मैंने पढ़ा दी थी, ये मैं रिमाइंड कराया आपको, रिकॉल कराने के लिए कि चीज़ें आपको ताज़ा हो जाएँ और आपको पता चल जाए कि वेक्टर की हमें रिक्वायर क्या है। तो बेसिकली हमने आपको बोला था लास्ट में कि हम कल से पढ़ेंगे क्या? टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो आज उसी की हेडिंग डालेंगे और लिखते हैं उसके बारे में। टाइप्स ऑफ वेक्टर कितने तरह के होते हैं, क्या होते हैं? तो आप यहाँ पे हेडिंग डाल लो, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स। तो वेक्टर्स अपने कई तरह के होते हैं। देखो जिस तरह से आगे बढ़ते जाएंगे डिफरेंट तरह से आपको पता चलता जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट में डाल लो आप इक्वल वेक्टर्स। फर्स्ट पॉइंट में डाल लो इक्वल वेक्टर्स। इक्वल वेक्टर क्या होते हैं? आपको ये नाम से ही पता चल रहा होगा, इक्वल यानी कि एक जैसे, दोनों एक समान हो, उन्हीं को क्या बोलेंगे? इक्वल वेक्टर। यहाँ पे आप चाहो तो लिख सकते हो डेफिनेशन में, 2 वेक्टर्स आर इक्वल इफ दे हैव पॉइंट 1 डाल लो, दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। क्या बोला मैंने? दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड। सेकंड पॉइंट, सेम डायरेक्शन। क्या बोला?
सेम डायरेक्शन एंड जो अपना थर्ड पॉइंट है, लास्ट पॉइंट, वो क्या है, जो लास्ट पॉइंट है अपना सेम यूनिट। तो ये इन पॉइंट्स की आवश्यकता होती है एक वेक्टर को, यानी कि दो वेक्टर को इक्वल होने के लिए। तो इक्वल वेक्टर की फर्स्ट कंडीशन क्या है, मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या है, डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। थर्ड कंडीशन क्या है, उनका यूनिट सेम होनी चाहिए। अब मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूँ। कोई बंदा ए है, यानी कि आप इसको बंदा को कार मान लो। आप ए कार इज मूविंग 20 किलोमीटर पर आवर ईस्ट की तरफ। इसकी एक डायरेक्शन दी हुई है, मैग्नीट्यूड है, यूनिट है, सब कुछ दिया हुआ है, प्रॉपर वेक्टर दिया हुआ है हमें। एंड इसी तरह से मैं बोलता हूँ आपको बी, यानी कार बी इज मूविंग 20 किलोमीटर पर आवर वेस्ट की तरफ, इस तरह से। तो अब मैं कहूँगा आपसे, क्या यहाँ पर मैग्नीट्यूड ए वेक्टर इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड बी वेक्टर, यस या नो? आपका जवाब होगा सबका यस, बात सही है। मैग्नीट्यूड सेम है दोनों का, वहाँ पे भी 20, यहाँ पे भी 20, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमको। अब हम बात करते हैं किसकी, देखो इसको मैं अभी रफ नहीं कर सकता, यहीं पे लिख देता हूँ। मैं आपको बोल रहा हूँ वेक्टर ए इज इक्वल टू वेक्टर बी। यदि ऐसा है तो इफ़ ए वेक्टर बराबर इतना, बी वेक्टर बराबर इतना, क्या मैं ये बोल सकता हूँ ए वेक्टर बराबर बी वेक्टर? तो आधे से ज़्यादा लोगों का जवाब होगा नहीं, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ रहे हैं, उनका फोकस इधर है। क्योंकि हमने क्या बोला यहाँ पे, टू वेक्टर्स आर इक्वल इफ़ दे हैव इक्वल मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम यूनिट। यहाँ पे हमें पता है मैग्नीट्यूड सेम है, यूनिट सेम है, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं है, इसलिए हम कहेंगे कि ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है। ये आपके भेजे में अब आपकी खोपड़ी में घुस गई होगी। तो देखिए मैं यहाँ से फिर आपको बोलूँ कि जो अब थोड़ा परिवर्तन करते हैं, जो ये 20 किलोमीटर पर आवर है, ये ईस्ट की तरफ है, और 20 किलोमीटर पर आवर ये वेस्ट की तरफ है। मैं कहूँ आपसे कि ये भी किसकी तरफ है, ईस्ट की तरफ। क्या ए वेक्टर बी वेक्टर दोनों का मॉड बराबर हो सकता है? सबका जवाब यस। एंड ए वेक्टर और बराबर होगा बी वेक्टर के, क्योंकि यहाँ पे अब तीनों चीज़ सेम है, डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड, यूनिट, सब कुछ बराबर है, सब कुछ इक्वल है। तो हम कह देंगे यहाँ पे ए वेक्टर इज इक्वल टू बी वेक्टर। अब आपको इसमें कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई समस्या नहीं होगी। अब नेक्स्ट मैं कहता हूँ आपसे, ए वेक्टर बराबर दिया हुआ है हमें क्या, 50 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ, एंड यहाँ दिया हुआ है हमें 50 न्यूटन ईस्ट की तरफ। अब आपको ये न्यूटन देखते ही समझ में आ गया होगा कि ये जो बी वेक्टर है वो क्या है, एक फोर्स है, और जो ये क्या है, ये एक वेलोसिटी है, ए वेक्टर है जो। लेकिन अब कंडीशन ये है, क्या यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए और मैग्नीट्यूड बी बराबर होंगे? शायद कुछ लोग हिल चुके हैं, बट जिनका फोकस अभी भी इधर था वो अपनी बात पे रुके हुए हैं। उनको अभी भी लग रहा है कि ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दोनों सेम होंगे, और बात बिल्कुल सही है, क्योंकि मैग्नीट्यूड में अभी हमने कोई परिवर्तन नहीं किया है। वो 50 है तो वो भी 50 है। अब मैं कहूँ आपसे ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या बराबर होंगे? तो 99% लड़कों का, या जितने भी स्टूडेंट्स हैं, सबका जवाब क्या है, नहीं। क्योंकि ए वेक्टर और बी वेक्टर बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो अपना यूनिट है, इस बार यूनिट में हमने छेड़छाड़ कर दिया है। जब भी हमने तीनों में से किसी एक से पंगा लेंगे, इन तीनों पॉइंट्स में से, तो गड़बड़ होना लाजमी है। इन तीनों पॉइंटों को संतुष्ट होना जरूरी है यदि दोनों वेक्टरों को इक्वल करना है। ये हो गई इक्वल वेक्टर की बात। अब नेक्स्ट करते हैं बात हम किसकी, यानी कि नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। किसी वेक्टर का हमें एक नेगेटिव लेना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे, क्या फरमाइशें हैं, तो उसकी तरफ बढ़ते हैं। देखो हेडिंग डाल लो यहाँ पे, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर का नेगेटिव किस तरह से लिया जाता है ये मैं आपको बताने वाला हूँ इसमें। तो इधर देखिए, अब इसमें लिखो आप सेम डायरेक्शन बट, क्या बोला मैंने, सेम डायरेक्शन बट अपोजिट
सॉरी सेम मैग्नीट्यूड सेम मैग्नीट्यूड बट अपोजिट डायरेक्शन। तो अब आपको ये पॉइंट लिखने मात्र से ही समझ में आ गया होगा कि हम क्या कह रहे हैं, यानी कि मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए, बाकी डायरेक्शन अपोजिट होनी चाहिए। मैं कहूँ आपसे ये ए वेक्टर है अपना, ये ए वेक्टर है अपना, इसको आप चाहे जो भी नाम दे दो, ए वेक्टर की कुछ वैल्यू भी दे सकते हो आप, मान लो 2 न्यूटन का एक वेक्टर है। एंड अब मैं कहूँ कि इसका मुझे नेगेटिव वेक्टर चाहिए, कुछ नहीं करना है, इतने ही मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बना दो, डायरेक्शन को अपोजिट कर दो। ये जो 2 न्यूटन का वेक्टर है इसकी डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। तो अब हम यहाँ पे कह सकते हैं जो ए वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड तो है ही बराबर यानी कि बी वेक्टर के, लेकिन जो यहाँ पे ए वेक्टर होगा वो इज इक्वल टू होगा माइनस बी वेक्टर के। ये है अपना मेन पॉइंट के एक वेक्टर को हम नेगेटिव वेक्टर की तरह कैसे लिख सकते हैं, बस और बस उसका डायरेक्शन चेंज कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव वेक्टर। तो नेगेटिव वेक्टर कुछ नहीं है, वही वेक्टर है, सेम वही चीज़ें हैं, बस कुछ नहीं, डायरेक्शन को बताता है कि यदि उसको आगे हमने माइनस चिन्ह लगा दिया है, नेगेटिव साइन लग गया है, तो इसका मतलब हुआ कि वो नेगेटिव वेक्टर यानी कि उसकी डायरेक्शन अपोजिट हो गई, बस इतना ही है। बाकी मैग्नीट्यूड वगैरह सब कुछ सेम है, उसमें कोई बात नहीं है। हमको थर्ड पॉइंट में क्या डालेंगे, पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स। तो पैरेलल एंड एंटी पैरेलल वेक्टर्स क्या है, यदि आप पैरेलल बना लेते हो तो एंटी पैरेलल में कुछ भी नहीं है, उसको अपोजिट कर दो वो हो जाएगी। पैरेलल वेक्टर देखो, यदि कोई ये ए वेक्टर है, ए वेक्टर दिया हुआ है, इसी के पैरेलल यानी कि 0 डिग्री के एंगल पे यदि हम एक वेक्टर और बना देते हैं तो ये दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर। यानी कि दोनों वेक्टरों के बीच में जो एंगल होगा, यानी कि टेल से टेल को मिलाएं तो जो एंगल बनेगा वो थीटा यानी कि 0 डिग्री है, तो वहाँ पे हम बोल सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे, पैरेलल वेक्टर। एंड एंटी पैरेलल वेक्टर के लिए क्या होगा, देखो ये अपना ए वेक्टर है, इस तरह से ये क्या था अपना वेक्टर ए और ये था वेक्टर बी। यदि वेक्टर ए इस तरह से दिया हुआ है तो एंटी पैरेलल के लिए क्या होगा, जो सामने वाला वेक्टर होगा वो उसकी क्या होगा, सामने वाला वेक्टर होगा जो वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इस तरह से ये वेक्टर इधर की तरफ है तो दूसरा वेक्टर इधर की तरफ बनेगा। अपना ये ए वेक्टर है और ये हो गया अपना बी वेक्टर। तो यहाँ पे अब आपको पता चल रहा होगा कि जब एक तरफ डायरेक्शन थी दोनों की, यानी कि सेम डायरेक्शन थी, तो वहाँ पे बन रहा था अपना पैरेलल। एंड जो एंटी पैरेलल के लिए क्या कर रहे हैं हम, जो डायरेक्शन है उसको क्या कर रहे हैं, अपोजिट कर रहे हैं उसके। जैसे देखो यहाँ पे ये ए वेक्टर इधर की तरफ था, इसको 180 डिग्री पे आप घुमा दीजिए, इधर 180 डिग्री पे आप इसको घुमा देंगे तो ये यहाँ पे जो थीटा क्या हो जाएगा, 180 डिग्री, इसको बोलते हैं एंटी पैरेलल। तो पैरेलल क्या है, थीटा 0, एंटी क्या हो जाएगा, थीटा 180। नेक्स्ट पॉइंट डालो आप, फोर्थ पॉइंट, कोप्लेनर कोलिनियर एंड कोप्लेनर। कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर। तो कोलिनियर एंड कोप्लेनर वेक्टर्स क्या होते हैं, देखिए कोलिनियर का मतलब हो गया यानी कि दोनों वेक्टर सेम लाइन पे लाई कर रहे हो, यानी कि जो दोनों वेक्टर हैं वो क्या एक ही लाइन पे लाई करने चाहिए। जैसे कि मैं आपको बोलूँगी ये लाइन दी हुई है, ये वाली, सॉरी थोड़ा सीधा बना लेते हैं, अरे ये लाइन है, तो इस पे क्या है कि ए वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, ये हो गया अपना ए वेक्टर, यहाँ से यहाँ तक क्या है ए वेक्टर, एंड यहाँ से यहाँ तक ए वेक्टर हो गया अपना। इसी लाइन पे अपना दिया हुआ है ये वाला बी वेक्टर। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो ए वेक्टर और बी वेक्टर है ये क्या है, दोनों कोलिनियर वेक्टर हैं। तो कोलिनियर में बेसिकली आपको क्या करना है, एक ही लाइन पे दोनों वेक्टर लाई करने चाहिए। तो ये सीधा आप इसमें लिख सकते हो कोलिनियर में, विच लाई ऑन सेम लाइन, ये इसमें आप लिख लो। एंड जो कोप्लेनर होता है वो क्या होता है, क्या हो जाएगा यहाँ पे, विच वेक्टर्स लाई ऑन इन द सेम प्लेन, यानी कि विच वेक्टर्स लाई इन द
सेम प्लेन। यदि वो एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं दोनों वेक्टर, तो वहाँ पे हम कहेंगे कि ये जो वेक्टर है वो क्या है, अपने कोप्लेनर है। यानी कि देखो कोप्लेनर होता क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। ये मेरा हाथ है, ये वाला, ये एक प्लेन है, इसको आप ऐसे ले लो, या तो एक्स डायरेक्शन या वाई डायरेक्शन, यानी कि ये 2D में आप इसको बोल सकते हैं। जो मेरा ये है, ये यानी एक प्लेन हो गया पूरा, ये एक प्लेन है। मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ तीनों डायरेक्शन। देखो ये अपना एक्स एक्सिस हो गया, यहाँ देख लो ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। मैं एक्स वाई की बात कर रहा हूँ। जो एक्स वाई है वो बोर्ड वाला प्लान है, यही प्लान आप समझ सकते हो। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन, ऊपर की तरफ एक, इधर की तरफ एक, ऊपर की तरफ। तो जो ये प्लान है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आप अब किसी भी तरह से वेक्टर बना दो। इस तरह से ये वेक्टर इधर की तरफ जा रहा है, ये वेक्टर इधर की तरफ, तो यहाँ पे कह सकते हैं हम, यानी कि दोनों वेक्टर ये एक्स और वाई के अलावा कहीं भी नहीं जा रहे हैं। तो यहाँ पे ये दोनों वेक्टर ये क्या है, कोप्लेनर। आप एक वेक्टर इधर से भी ले सकते हो, इधर से, चाहे जिधर भी आप एक प्लेन में कितने भी वेक्टर बना लो, वो सब के सब क्या होंगे, वो कोप्लेनर होंगे। तो हम कह सकते हैं यानी कि जो दो वेक्टर है ना, टू वेक्टर हमेशा क्या होते हैं, टू वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर होते हैं। ये आप एकदम दिमाग में ये चीज़ डाल लो, यानी कि जो टू वेक्टर्स होते हैं वो दोनों के दोनों क्या होते हैं, कोप्लेनर होते हैं। तो वो होते, देखो ये हैं दो वेक्टर, ए वेक्टर बी। आप इनको चाहे इस तरह से ले लो, इस तरह से ले लो, आपने ऐसे रख लिया, तो ये भी तो एक प्लेन हो गया ना, ये वाला, ये एक प्लेन हो गया। आपने इसको इस तरह से ले लिया, इस तरह से, तो अब ये एक प्लेन हो गया पूरा। इधर से देखो ये एक प्लेन हो गया, ऐसे आपने इसको ऐसे रख लिया, ये प्लेन हो गया। यानी कि टू वेक्टर्स हमेशा एक प्लेन में ही होंगे। आप चाहे जिधर मोड़ लो, इधर इधर, कैसे भी, किसी भी एंगल पे, किसी भी तरह रख लो, आप इनको इस तरह रख लो, तो भी ये एक प्लेन हो गया। यानी कि दो वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर। ये थोड़ा मैं रफ कर देता हूँ, पॉइंट डाल के लिख लो आप, टू वेक्टर्स ऑलवेज बी कोप्लेनर। दो वेक्टर हमेशा क्या होंगे, कोप्लेनर होंगे। और यदि बात करें हम थ्री वेक्टर की, ये टू इस तरह से, वो गलती से लिख गया था, कोई बात नहीं, ये एक पॉइंट हो गया। एंड सेकंड पॉइंट की बात करें, थ्री वेक्टर्स मे और मे नॉट बी कोप्लेनर। जो तीन वेक्टर है उनके बारे में हम गारंटी नहीं दे सकते कि वो हमेशा कोप्लेनर होंगे। वो कोप्लेनर हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब कोप्लेनर कब होंगे, आप 12th क्लास में पढ़ोगे, बॉक्स ए बी सी, यदि इसकी वैल्यू 0 हो जाती है, यानी कि वेक्टर एंड 3D में ही पढ़ोगे आप 12th की मैथमेटिक्स में, यदि ये वैल्यू 0 हो जाती है तो आप कहोगे कि जो तीन वेक्टर हैं वो क्या है, एक ही प्लेन में है। यदि ये वैल्यू नहीं होती है तो वो एक प्लेन में नहीं है। तो तीन वेक्टर एक प्लेन में कैसे होते हैं, देखो मैं आपको समझाता हूँ। मेरे पास ये हो गए दो वेक्टर, तीसरा वेक्टर मेरे पास ये आ गया। तो यहाँ पे ये दो वेक्टर क्या है, ये दो वेक्टर तो हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ये तो आपको समझ में आता है। यानी कि इनको तो आप किसी भी तरह से एडजस्ट कर लो, ये हमेशा एक प्लेन में ही रहेंगे। अब मैं तीसरे वेक्टर को लेके आता हूँ। यदि तीसरे वेक्टर को मैं यूँ इस तरह से ले आता हूँ, इनके ऊपर परपेंडिकुलर डाल देता हूँ मैं इस तरह से, तो ये क्या है, अब ये कोप्लेनर नहीं है, ये एक प्लेन में नहीं है। अब ये दो प्लेन में हो गए, दो प्लेन में हो गए। एक प्लेन तो दो के तीन प्लेन हो गए, यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों डायरेक्शन हो गई ना। तो एक प्लेन ये बन गया, इधर देखो, इधर एक प्लेन में ये जो दो वेक्टर आ रहे हैं, एक प्लेन में ये दो वेक्टर आ रहे हैं, और एक प्लेन में ये दो वेक्टर आ रहे हैं। तो यहाँ पे अब ये तीन प्लेन हो गए इस वेक्टर को रखने पे। जब तक दो वेक्टर थे एक प्लेन था, आप चाहे जैसे भी एडजस्ट करो इनको, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तीसरा वेक्टर आया और इसको हमने इसके परपेंडिकुलर इस तरह से डाला, इस तरह से डालने पे तुरंत इसमें से क्या, तीन प्लेन बन गए, एक प्लेन, दो प्लेन और ये तीन प्लेन। यानी कि ये इसमें तीन प्लेन बन गए दोनों वेक्टरों, तीन वेक्टरों के साथ। और यदि इसी वेक्टर को हम, इस वेक्टर को हम इसी के साथ इस तरह से रख दें, तो अब ये क्या है, देखो इस तरह से, ये मैं बताता हूँ आपको, इस तरह से। अब ये क्या है, ये कोप्लेनर है। यानी कि यहाँ पे जो बॉक्स ABC आएगा वो 0 आएगा। ये आप 12th क्लास में जाओगे तब आपको पढ़ाया जाएगा पूरा। अभी तो ये फिजिक्स के लिए पढ़ा रहे हैं, फिजिक्स में इस
का कोई यूज़ है नहीं, इसलिए मैं इसमें ज़्यादा जाऊँगा नहीं गहराई में। मैं आपको बस इतना बता रहा हूँ कि 3 वेक्टर यानी ऐसे इस तरह से कुछ पोजीशन में आता है तो हम कहेंगे कोप्लेनर है। अदरवाइज ये थोड़ा सा भी इधर उधर हो जाता है तीसरा वेक्टर तो ये कोप्लेनर नहीं हो सकते। बट दो वेक्टर होते हैं वो ऑलवेज भी कोप्लेनर। तो ये कुछ प्लेनर एंड कोप्लेनर, लीनियर एंड प्लेनर के बारे में कुछ बातें हैं जो मैंने आपको बता दी। उसके बाद आपका जो वेक्टर का एक टाइप और है लास्ट जो, वो है कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। लास्ट पॉइंट डालो आप, कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। तो कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स क्या होते हैं? 2 और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट। क्या मतलब हुआ? यानी कि 2 या 2 से अधिक जो वेक्टर्स हैं वो यानी कि सेम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो उनको बोलेंगे हम कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। किस तरह से देखिए, जैसे ये अपना ए वेक्टर, ये क्या है? ए वेक्टर है अपना, इस तरह से ये ए वेक्टर हो गया एंड इधर की तरफ आ रहा है अपना बी वेक्टर, और कुछ मैं रेड से बना देता हूँ, ये हो गया अपना सी वेक्टर एंड ये हो गया अपना डी वेक्टर। यहाँ पे कुछ वेक्टर्स मैंने ड्रॉ किए हैं। तो यहाँ पे जो अब इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है, इंटरसेक्ट पॉइंट कौन सा? ये वाला। यदि ये इनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो सेम हो, यानी कि 2 और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग एट द सेम पॉइंट, यदि एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हों तो इन वेक्टर्स को बोलेंगे हम कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स। तो कॉन्क्यूरेंट वेक्टर्स में शायद आपको समझ में आ गई होगी बात। पहला पॉइंट क्या था अपना? 2 और मोर वेक्टर्स इंटरसेक्टिंग द एट द सेम पॉइंट। एंड इसके अलावा क्या है देखो, और 2 और मोर वेक्टर्स हुज लाइन एट एक्शन इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट। यदि मैं कहूँ आपसे कि अब जो ये वेक्टर्स हैं ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट एक्चुअल में कर नहीं रहे हैं पर करते हुए प्रतीत हो रहे हैं, ऐसा फील हो रहा है हमें कि जो ये वेक्टर्स हैं ये कुछ इस तरह से, मान लो कि ये यहाँ से कहीं आया होगा, ऐसा लग रहा है हमें, और ये है इस तरह से कुछ, ये बी वेक्टर हो गया, ए वेक्टर, कुछ मैं ब्लैक से ड्रॉ कर देता हूँ, ये वेक्टर यहाँ से कहीं आया होगा सी वेक्टर एंड ये यहाँ से। तो यहाँ पे हमको क्या लग रहा है कि ये जो वेक्टर है डी वेक्टर ये कहाँ से इंटरसेक्ट कर रहा है? यहाँ पे। और ये वाला जो बी वेक्टर है वो भी यहाँ पे और ये भी यहाँ पे, इस तरह से ये भी। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में ये इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर यदि इनको हम पीछे इस तरह से ड्रॉ करें तो ये इस कॉमन पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करेंगे। तो प्रेजेंट में तो ये हमें ऐसा फील हो रहा है कि ये वेक्टर सभी यहाँ से निकल रहे हैं इस तरह से, तो इसको भी क्या बोलते हैं हम? कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। तो इसमें 2 कंडीशन है। 2 कंडीशन कौन सी हैं? एक तो वो है कि यानी कि रियल में ही इंटरसेक्ट कर रहे हो, यहाँ पे किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हो वेक्टर, 2 और मोर वेक्टर, जरूरी नहीं है 2 या 4 लिए तो हमने 4 ही होंगे, ज़्यादा हो सकते हैं। हो सकता है कि यहाँ से भी और वेक्टर्स निकल रहे हों, यहाँ पे भी कोई एक वेक्टर और दिया हुआ हो इस तरह से ई वेक्टर, तो वो कितने भी हो सकते हैं। बट जो कंडीशन है वो क्या है? वो एक ही पॉइंट से निकलने चाहिए, एक ही पॉइंट से, उनका जो इंटरसेक्ट पॉइंट है वो एक होना चाहिए बस। तो इंटरसेक्ट पॉइंट ये है अपना, तो इनको कॉन्क्यूरेंट वेक्टर बोल देंगे हम। इसी तरह से यदि हमको लग रहा है कि जितने भी वेक्टर्स हैं वो एक इस इंटरसेक्ट पॉइंट पे मिलते हुए प्रतीत हो रहे हैं हमको, एक्चुअल में वहाँ पे वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं बट हमको ऐसा लग रहा है, यानी कि 2 और मोर वेक्टर्स हुज लाइन ऑफ एक्शन इंटरसेक्ट एट ए कॉमन पॉइंट, यानी कि जो एक्शन है, ये लाइन एक्शन है, जो ये वाली लाइन ऑफ एक्शन है, ये क्या यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई महसूस हो रही है हमें, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्क्यूरेंट वेक्टर। तो ये कॉन्क्यूरेंट वेक्टर के बारे में था। अब नेक्स्ट है अपना यूनिट जीरो और नल वेक्टर। क्या बोला मैंने? यूनिट वेक्टर, जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। तो पहले यूनिट वेक्टर के बारे में थोड़ा जान लेते हैं हम। और यूनिट वेक्टर फिजिक्स का काफ़ी इम्पोर्टेंट वेक्टर माना जाता है। इसके बारे में आपको नॉलेज नहीं है तो फिर ये वेक्टर पढ़ाने का फिजिक्स में कोई भी मतलब नहीं बनता है। फिजिक्स में हम वेक्टर पढ़ाते किस लिए हैं? इस यूनिट वेक्टर तक आने के लिए, क्योंकि यूनिट वेक्टर हमको बस आता ही रहेगा, फिजिक्स में आता ही रहेगा। यूनिट वेक्टर का यूज़ क्या है, ये क्यों आता है, तो वो सब बातें हम इसमें करेंगे। तो आप पॉइंट डाल लो, ये रफ कर देता हूँ सभी। 6 पॉइंट डाल लो आप यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर
यूनिट वेक्टर क्या होता है देखो, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, क्या बोला मैंने, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, ए वेक्टर, आप लिख लो, चीज़ें याद रहेंगी, लिखोगे नहीं तो यूं ही भूल जाओगे क्या बोला था क्या नहीं। ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1, तो ये आपको लिख लेना है। यानी कि क्या बोला मैंने कि यानी कि ऐसा वेक्टर जिसका जो मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड को हिंदी में बोलते हैं परिमाण, परिमाण इस तरह से, तो वो क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और मैग्नीट्यूड को लिखते किस तरह से है वो आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड को ऐसे आप इसमें 2 लाइनों के बीच में बंद कर दो, ये क्या होता है मैग्नीट्यूड, जो इसकी वैल्यू क्या 1 होनी चाहिए, यही क्या होता है अपना यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर, यूनिट क्या होता है, यूनिट का मतलब ही इकाई होता है ना, हिंदी में क्या बोलते हैं यूनिट वेक्टर को, इकाई सदिश, इसको हिंदी में कभी कभी मैंने क्या बोला था फर्स्ट लेक्चर में, कुछ हिंदी के वर्ड ऐसे होते हैं जो हमको पूरा डेफिनेशन होती है उसका मतलब समझा देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया, इकाई सदिश। तो इकाई सदिश क्या है, जिसका परिमाण 1 हो। तो यहाँ पे परिमाण 1 को किस तरह से लिखता है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू 1, इस तरह से हमने इसको लिख दिया। अब अच्छा, आप इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, यूनिट वेक्टर को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, तो इसको रिप्रेजेंट करने का सिंपल सा तरीका है, इसको बोलेंगे हम, यानी कि ए वेक्टर है तो ए वेक्टर के ऊपर वेक्टर की जगह ना लगाते हुए हम एक कैप लगा देंगे इस तरह से, तो इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। जिसके ऊपर भी कैप लगा हुआ है यानी कि इसको बोलेंगे ए कैप, ये ए कैप बोलते हैं इसको, ये ए कैप है, ये इसका क्या है रिप्रेजेंट करने का तरीका है, ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका है ए कैप। ए कैप को लिखते किस तरह से हैं, देखो ए कैप बराबर होता है अपना, ये हो गया वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड वेक्टर ए, इस तरह से ए कैप को, यानी कि वेक्टर ए में उसके मैग्नीट्यूड का भाग लगा देंगे तो क्या हो जाएगा ए कैप, यानी कि यूनिट वेक्टर अपना आ जाएगा। यानी कि किसी भी वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकालना हो, कोई भी वेक्टर दिया हुआ हो आपको, इस तरह से 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 6k कैप, इस तरह से कोई भी ए वेक्टर या बी वेक्टर जो भी दिया हुआ है ये वाला, हमें चाहिए कि इसका हमें यूनिट वेक्टर चाहिए, यानी कि इसका इकाई सदिश चाहिए, इस वेक्टर का हमें इकाई सदिश चाहिए, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, हमें ऐसा सदिश चाहिए इस वेक्टर का। तो इस वेक्टर का इकाई सदिश निकालने के लिए क्या करेंगे, ये मैंने बताया एक कैप, उसके ऊपर कैप लगा देते हैं जिसका भी वेक्टर चाहिए। अब उसके बाद यानी कि इसको लिखते किस तरह से हैं, ए वेक्टर अपॉन मॉड ए वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा अपना ए कैप। अब ये वेक्टर दिया हुआ है ऊपर, ए वेक्टर अपॉन में इस वेक्टर का मॉड निकालेंगे। अब मॉड वगैरह निकालना आपको बताएंगे और आपको आता भी होगा, मुझे यही उम्मीद है आपसे, ये सब आपको पता है कि इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, ये सब आई जे के इसमें से हट जाते हैं और ये रूट में लेने के बाद क्या आ जाता है, इसका मॉड आ जाता है। तो वो उसका मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे तो वहाँ पे इकाई सदिश आ जाता है। तो इस तरह से ये तो आप सब निकाल ही लोगे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, और आगे पढ़ते रहेंगे तो सब चीज़ें समझ में आती रहेंगी। तो बेसिकली मेरा मतलब था यहाँ पे आपको यूनिट वेक्टर को थोड़ा डिफाइन करना कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, आपको यूनिट वेक्टर से क्या क्या चीज़ें समझ में आती हैं। तो यूनिट वेक्टर को आपको लिखने का तरीका आ गया, इसको बोलते किस तरह से हैं ये पता चल गया। अब इसके बाद अभी इसको देखो कई टर्म में पढ़ेंगे हम, अभी मैंने आपको बस इतना बताया कि यूनिट वेक्टर होता क्या है, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो। उसके बाद मैंने बताया कि इसको लिखते किस तरह से, उसके बाद इसको रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं, और उसका जो फाइनल वैल्यूज निकालना चाहे तो हम किसी भी वेक्टर की यदि इसका यूनिट वेक्टर चाहिए तो किस तरह से निकाल सकते हैं। धीरे धीरे इसके बारे में और इन डेप्थ चलते जाएंगे, ये क्या पैरेलल में अपना चलता जाएगा। यूनिट वेक्टर का काफ़ी ज़्यादा रोल है अपने फिजिक्स में। यूनिट वेक्टर मतलब समझ लो आप कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका यूज भी हम करते रहेंगे टाइम टू टाइम यूनिट वेक्टर निकालने की। और 12th में तो फिर भरमार है, उसकी तो आप चिंता ही ना लें, तो उसमें तो काफ़ी ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। इसके बाद डालो जीरो और नल वेक्टर। क्या डालना है, जीरो और नल वेक्टर। तो जीरो और नल वेक्टर क्या होता है अपना, इसमें लिखो आप whose magnitude
मैग्नीट्यूड इज 0 एंड, यानी कि हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड विच हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। क्या बोला मैंने यहाँ पे, हुज मैग्नीट्यूड इज 0 एंड विच हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। तो जीरो और नल वेक्टर क्या होता है, देखो इसको हिंदी में शून्य सदिश बोलते हैं। हाँ, जीरो को शून्य सदिश, ये होता क्या देखो अब यहाँ पे। तो शून्य सदिश क्या होता है, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड 0 हो, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड शून्य हो, वो हमें नाम से ही पता चल रहा है। जीरो वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड 0 बस। तो मैग्नीट्यूड 0 एंड जो विच हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन, ये तो हमको पता चल गया था, यानी कि जब वेक्टर पढ़ा था हमने तो वेक्टर की डायरेक्शन होती है, इस बात से तो हम नहीं नकार सकते क्योंकि ये डायरेक्शन के ऊपर ही टिका हुआ है, सदिश दिशा सहित। और जब 0 की बात आ जाती है तो 0 वेक्टर क्या है, जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, यानी कि उसका मैग्नीट्यूड कुछ है ही नहीं, यानी कि 0। तो अब हम यहाँ पे क्या डायरेक्शन दें, क्या करें, तो ये बड़ी कन्फ्यूजन आ गई। यानी कि सीधी सी बात है, जब जिसका कुछ मैग्नीट्यूड तक नहीं है वो भी 0 है, जबकि मैग्नीट्यूड होना ज़रूरी है वेक्टर के पास और डायरेक्शन भी होना ज़रूरी है। तो इसके पास भाई साहब पहली बात तो मैग्नीट्यूड 0 है, मैग्नीट्यूड 0 है, ठीक है, हम बोल रहे हैं कि उसके पास मैग्नीट्यूड 0 है तो सही, वो इसीलिए क्या है 0 वेक्टर है। बट कंडीशन ये है कि इसके पास अब डायरेक्शन क्या रखे, तो इसीलिए क्या बोला हमने, विच हैज आर्बिट्ररी डायरेक्शन। यानी कि आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब हो गया कोई भी दिशा, यानी कि इसकी आप चाहे जो दिशा ले सकते हो, क्योंकि ये क्या है, एक 0 वेक्टर क्या हो गया, इतना पॉइंट जिसको आप देख भी नहीं सकते, यानी कि 0 वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड भी 0 है, तो आप कह सकते हो कि उसका जो डायरेक्शन होगी। अब मैं आपसे, चलो मैं इस पॉइंट की डायरेक्शन पूछूं, ये तो 0 नहीं है ना, ये पॉइंट है एक, इस पॉइंट की डायरेक्शन पूछूं मैं आपसे कि ये जो पॉइंट है इसकी डायरेक्शन क्या है, तो आप कंफ्यूज, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अंदर जा रहा है या इधर जा रहा है या इधर आ रहा है या ऊपर की तरफ आ रहा है, कुछ नहीं पता, इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसीलिए कहते हैं कि इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है। आर्बिट्ररी डायरेक्शन का मतलब कोई भी डायरेक्शन, यानी कि आप चाहे जो डायरेक्शन ले सकते हो 0 या नल वेक्टर की, यानी कि कोई भी दिशा यहाँ पे हम बोल सकते हैं, ये आर्बिट्ररी डायरेक्शन होती है इसकी। तो यही था वेक्टर के टाइप, बस इतने ही थे, इनके बारे में ही आपको यानी कि थोड़ी थोड़ी नॉलेज होना जरूरी है कि नल वेक्टर क्या है, 0 क्या है, यूनिट क्या है, इक्वल क्या है, नेगेटिव किस तरह से लेते हैं वेक्टर का, पैरेलल एंटी पैरेलल, ये सब यदि आपको पता रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी वेक्टर को पहचानने में। और ये सब छोटे छोटे पॉइंट होते हैं ना, इनका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, यही हम लोगों से मिस्टेक हो जाती हैं और हम नहीं कर पाते हैं। तो वेक्टर में आपसे अब गलती नहीं होनी चाहिए। मैथ का टॉपिक देखेंगे बाद में 12th में जब भी आएगा, फिलहाल 11th के फिजिक्स के लिए ये सब चीज़ें तैयार रखो, एकदम मक्खन रखो। जो अपना इसके बाद जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें क्या पढ़ेंगे हम, उसमें पढ़ेंगे हम लोग यानी कि वेक्टर को अब हम ग्राफिकली किस तरह से देखेंगे, यानी कि ज्योमेट्रिकली किस तरह से हम उसको देखेंगे, यानी कि उसके बारे में हम ज्योमेट्रिकली पढ़ेंगे। और उसका क्या पढ़ेंगे हम, यानी कि एनालिटिक पढ़ेंगे, एनालिटिकल तरीके से किस तरह, यानी कि उसके मैथमेटिकल फॉर्मूले किस तरह से निकाले जाते हैं, उनको हम यानी कि एक ग्राफ की तरह किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। उनका अभी तक तो जो एंगल निकाल रहे थे, जो इससे पिछला वाला लेक्चर था उसमें हम एंगल किस तरह से निकाल रहे थे, यानी कि लगभग इन्हीं एंगलों पे खेल रहे थे हम 90 के बेस पे कि इसको इसमें तोड़ दिया, इसका इतना हो गया और इसका ये एंगल दिया हुआ है, तो एक वेक्टर ये वेक्टर इस तरह से दिया हुआ है, एक वेक्टर यहाँ पे कहीं रख दिया, डायरेक्शन चेंज कर दी, उनको पैरेलल शिफ्टिंग कर दी, उनकी हम उसकी टेल टू टेल ज्वाइन कर दिया, या फिर उनको हमने ट्रायंगल लॉ से कर लिया, या फिर पैरेललोग्राम से। इस तरह से हमने कुछ रूल पढ़े थे। अब जो भी हमने ट्रायंगल लॉ पढ़ा था, पैरेललोग्राम पढ़ा था, उन सब का हम ग्राफिकली यानी कि उनका हम ज्योमेट्रिकली और फिर उनका एनालिटिकल तरीके से हम उनको इन डेप्थ पढ़ेंगे, किस तरह से कुछ फॉर्मूले निकल के आते हैं। यानी कि अभी तक हम जो इधर उधर से शिफ्टिंग वगैरह कर करा के ताम झाम करके अपना जुगाड़ लगा रहे थे, अब वो चीज़ें हम लगा रहे होंगे किस तरह से, यानी कि एक फॉर्मूले की तरह से फटाफट अपने वेक्टरों के मान रखे जो भी वेक्टर्स दिए हुए हैं और हम तुरंत से एंगल फाइंड कर लेंगे। तो नेक्स्ट आने वाला लेक्चर अपना उसी पे होगा। बस आज के लिए तो बस इतना ही रखेंगे हम। अभी क्या थोड़ा आप 11th में हो, 11th के लिए ये चीज़ें हैं तो धीरे धीरे चलेंगे थोड़ा, बस ये कि सब हो जाएगा। बस ये है कि आपको लगातार कंसिस्टेंटली लगे रहना है, आपको बीच बीच में भागना नहीं है। हम लोगों से कभी दिन से डिले हो रहा था, ठीक है, वीडियो नहीं डल पा रही थी किसी कारणवश, बट अब से हम ऐसा नहीं होने देंगे। आपको कंसिस्टेंटली वीडियो मिलेंगी और आपको भी लगातार बने रहना है। और आपको स्टार्टिंग में ही मेरा नंबर डिस्प्ले हो जाएगा, वो एनिमेशन आता है जो, वहाँ पे आप मेरे को व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो यदि आपको कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं तो।
वहाँ पे आप फालतू मैसेज ना करें। जो भी काम की चीज़ें हैं, क्वेश्चन में कुछ डाउट आ रहे हैं, वो आप बिना झिझक और बिना टेंशन के आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। आपको हो सकता है जितना जल्दी से जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा वहाँ पे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।